हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। इस वीडियो में हम हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और ये हमारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 2022 का पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एनिमल बायोलॉजी का। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम बता दें कि इसका जो फंडामेंटल या जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो हम तुमको इसका ट्रिक बताएंगे कि बिना बिना आपको कंसेप्ट आए आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बट दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 16,000 CPM पर माइक्रोमोल। तो सबसे पहले इसको लिख लो कि कितना है 16,000 CPM पर माइक्रोमोल। ठीक है, was incubated with the glycogen in the presence of the cell rheostat containing the glycogen phosphorylase. Radioactivity was incorporated into the glycogen in the initial velocity। यहाँ पे ये देखो इनिशियल वेलोसिटी इतना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 2550 CPM पर मिनट। पूछा है What is the rate of enzyme reaction in term of the micromole glucose incorporated per minute। ठीक है, हमें बताना है कि मतलब हमें बताना है रेट ऑफ एंजाइम कि पर मिनट माइक्रोमोल पर मिनट में कितना जाता है, माइक्रोमोल पर मिनट में कितना जा रहा है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे सिंपल सा हम इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो तुम्हें यहाँ पे CPM दिख रहा, यहाँ पे CPM दिख रहा, यहाँ पे माइक्रोमोल दिख रहा, यहाँ पे मिनट दिख रहा। तुम ऐसे करो कि माइक्रोमोल पर मिनट पता कर लो, मतलब माइक्रोमोल पर मिनट तुम्हें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फैक्टर ले लेंगे या एज्यूम कर लेंगे कि R कोई फैक्टर है। ठीक है, R कोई फैक्टर है, इसमें माइक्रोमोल हमें चाहिए ऊपर, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे माइक्रो। ये एक तरीका है, इस तरीके का यूज़ करके तुम फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के। और नीचे मैंने मिनट लिख लिया, तो ये हो गया माइक्रोमोल और ये हो गया मिनट। अब इसको मतलब माइक्रोमोल मिनट लिखने का क्या मतलब है कि ये पलट दो, तो ये हो गया तुम्हारा 16 माइक्रो, ओके, ये माइक्रोमोल हो गया, पलट के लिखोगे मतलब ये आएगा तुम्हारा 1/16,000 CPM। सेम मिनट यहाँ पे नीचे है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारा 2550 CPM पर 1, क्योंकि मिनट यहाँ पे ले लिया। अब CPM से CPM कट गया, यहाँ से 0 से 0, ये जो R है इनकॉर्पोरेशन रेट। अब 255 को अगर 165 मतलब इससे अगर तुम डिवाइड यहाँ पे 1600 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा, तुम डिवाइड करके देख लेना, 159.3 माइक्रो मोल्स पर मिनट। तो यह एक तरीका है, शॉर्टकट कह सकते हो, या बायोलॉजी वालों के लिए एक तरीका है। अगर मैथ कमज़ोर है किसी की तो वो इस तरीका को अपना करके फिज़िक्स और मैथ और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत मतलब दिमाग लगा के सॉल्व कर सकता है। तो दैट इज़ अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो,
लास्ट है ना कि अगर तुम्हें तुक्का मारना है तो तुक्का मारने के लिए तुम इस तरह का चीज़ें यूज कर सकते हो। चलो, ये एक क्वेश्चन है, इसको तो डेफिनेटली हम तरीके से बताएंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैज ट्रांसिट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग एन एक्सॉन विद एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है तुम्हारी 1, ये है लिखा, अच्छा यहाँ पे गलती कुछ हो गया, 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि कितना टाइम द टाइम टेकन फॉर द ट्रांसिट विल बी। तो हमें टाइम बताना है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी है 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दे रखा है d 2 मीटर। अब पता है कि वेलोसिटी से v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम ही चाहिए। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस है 2 मीटर और वेलोसिटी है 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। मतलब हो गया 2 मीटर, तो 2 मीटर, इस माइक्रोमीटर को बदलो 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर से मीटर कटा, 2 इंटू 10⁻+6 सेकेंड। तो ये हमारा आ गया सेकेंड में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड। बट अब इसको बदलना है हमें, यहाँ पे देखो दिन में है, तो दिन में बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3600 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 आवर। मतलब 1 आवर में 36 सेकेंड होता है। तो 24 आवर में कितना होगा, 24 आवर में 3600 इंटू 24 इतना सेकेंड होगा। अब 24 आवर को हम एक दिन कहते हैं। 1 डे में कितना है 3624 सेकेंड। यहाँ से यूनिटरी फार्मूला लगाओ, 3600 इंटू 24 सेकेंड में एक दिन है। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बट हम इतना स्टेप्स इसलिए ले बता रहे हैं क्योंकि यूनिटरी फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें गलती तुम कर देते हो। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इसको कैसे हम प्रॉपर किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इतना सेकंड में क्या होगा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाई 36 इंटू 24। अब यहां से क्या करोगे, इसको 12 करो, 1, 2, 3, 4 मीन्स इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो मिलेगा तुम्हें 23.14 डेज। तो 23.14 देखो 23 डेज के रूप में है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अगला क्वेश्चन और इजी है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाई एक्सक्लूजन एसे इज यूज टू एसेस द सेल विएबिलिटी। अब इसके लिए कुछ चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इसमें जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा एसे जिससे हम सेल विएबिलिटी पता लगाते हैं। जैसे कि मैं मैं जूलॉजी ऑनर्स करा था मैंने डीयू से। डीयू के इम्यूनोलॉजी में एक एसे था जिसे हम टाइप एंड ब्लू एसे बोलते थे, जिसमें हम वाइबल सेल और नॉन वाइबल सेल्स चेक करते थे।
मतलब क्या हो गया कि जो वाइबल होते हैं उनके क्लियर साइटोप्लाज्म होता है और नॉन वाइबल सेल्स जो होते हैं वो ब्लू साइटोप्लाज्म रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है तुम्हारा डाई इंटर कर जाता है और वो डाई इंटर करके उनके साइटोप्लाज्म को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब नॉन वाइबल सेल्स होती है उनका जो सेल मेम्ब्रेन है या जो आपका सेल वॉल है, वो सेल मेम्ब्रेन है, वो जो है उस डाई को अंदर आने देते हैं। बट अगर कोई लाइव सेल है या वाइबल सेल है, वो उसको डाई को अंदर नहीं आने देता है, डाई को एक्सक्लूड कर देता है। क्योंकि वाइबल सेल डाई को एक्सक्लूड कर रहा होता है, इसलिए से हम डाई एक्सक्लूजन ऐसे कहते हैं। मतलब कंडीशन क्या है कि वाइबल सेल्स और नॉन वाइबल सेल्स हमें आइडेंटिफाई करना है। नॉन वाइबल सेल्स हमें आइडेंटिफाइड करना है। तो वाइबल सेल्स जो होती है वो क्लियर साइटोप्लाज्म देती है और नॉन वाइबल सेल्स जो है ब्लू कलर का देता है। और ये ब्लू कलर का जो दे रहा है दैट इज द रीजन फॉर डाई। और ये जो डाई यूज कर रहे हैं हम, दैट डाई इज नोन एज ट्राइपेन ब्लू डाई। ट्राइपेन ब्लू डाई। तो ट्राइपेन ब्लू डाइट के साथ अगर हम सेल को क्या कहते हैं, अगर हम ट्राइपेन ब्लू डाई के साथ सेल को मिक्स करते हैं तो जो भी सेल जो होता है वो अगर वाइबल है तो वो क्लियर साइटोप्लाज्म देगा, और अगर नॉन वाइबल है तो वो हमें ब्लू कलर का देगा। और जो क्लियर सेल्स होती है वो, मतलब वाइबल सेल्स जो होती है वो आपके डाई को एक्सक्लूड कर देती है। और विजुअली हम देख के बता सकते हैं कि सेल वाइबल है या नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका है ट्राइपेन ब्लू। ट्राइपेन ब्लू इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कैन बी यूज टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन फ्रॉम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेल टाइप। तो आपको एक स्पेसिफिक, मतलब क्या है कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें से स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन को अलग अलग करना है। अगर आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर से अलग अलग करना होता है पॉपुलेशंस को, तो हम फ्लो साइटोमेट्री यूज करते हैं। याद रखना कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर से अगर हमको उसके कंपोनेंट को अलग अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए हम फ्लो साइटोमेट्री यूज करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम यूज कब करते हैं, यहाँ पे लिख लो। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम यूज तब करते हैं जब हमें प्यूरिफाई करना होता है कंपाउंड्स ऑन देयर पोलैरिटी, ऑन देयर पोलैरिटी, या पोलैरिटी के लिए, और दूसरा हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी और पोलैरिटी के बेस पे अगर हमें प्यूरिफाई करना है किसी कंपाउंड को तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जहाँ पे कॉलम में क्या होता है, बीट्स होते हैं, और वो बीट्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह से नॉन पोलर चला जाता है और पोलर रह जाता है। या कॉलम में बीट्स अगर हम हाइड्रोफोबिक यूज कर लेते हैं तो वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को अपने पास रख लेता है और पोलर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। माइक्रोस्कोपी का यूज जो है हम करते हैं इमेजिंग के लिए, इमेज एनालिसिस के लिए।
इसका यूज़ हम इमेज का यूज़ कर सकते हैं फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग ऐसे के लिए, या किसी सेल के रिस्पॉन्स के लिए, या हिस्टोलॉजी के लिए। मतलब इसमें क्या होता है, हम सेल का इमेज लेते हैं, इमेज एनालिसिस करते हैं। इमेज एनालिसिस हम करते हैं इससे। और हिस्टोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, इसका काम होता है, इससे हम पता लगाते हैं कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू या केमिकल डिफरेंस ऑफ द टिश्यू या केमिकल डिफरेंस ऑफ द सेल। और ये केमिकल डिफरेंस हमें पता कैसे लगता है, केमिकल डिफरेंस हमें पता लगता है स्टेनिंग को देख के, क्योंकि अलग अलग अगर कंपोजिशन पाया जाता है और अलग अलग टाइप का एलिमेंट है या अलग अलग केमिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो वो अलग अलग तरीके से क्या होगा, स्टेन होगा। और उसको देख के हम ये पता लगाते हैं कि वो उनका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है। तो हिस्टोकेमिस्ट्री जो है वो हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग पे डिपेंड करता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ सेल्स एंड अदर टिश्यू एलिमेंट, अदर टिश्यू elements based on the chemical based on the chemical difference of their parts, that is a histochemistry. We will move to the next question. DNA protein interaction are assayed at the genome wide level by using which one of the following technique। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन सबसे पहला, और दूसरा है जीनोम वाइड लेवल। मतलब जीनोम वाइड लेवल पे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, CHIP, चिप ऑन चिप, मतलब डी ओनली। क्यों? क्योंकि यह जो है चिप, और मतलब चिप जो है यह जीनोम वाइड, जीनोम लेवल पे जाकर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन का पता लगाता है। बाकी EMSA, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। और इस एसे का काम है क्या पता लगाना, प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन का, बट नॉट एट द जीनोमिक लेवल। दूसरा जो लिखा है चिप, CHIP, चिप, इसका नाम है क्रोमैटिन इम्यूनो प्रिसिपिटेशन, इसका काम होता है, क्रोमैटिन इम्यूनो प्रिसिपिटेशन का काम होता है कि
ये आपका लिंक बिटवीन, मतलब लिंक बनाता है, लिंक्स बिटवीन जीनोम, जीनोम मतलब डीएनए, और प्रोटियोम। तो वही यहाँ लिखा, जीनोम वाइड लेवल पे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन का पता लगाने वाला एसे जो है आपका चिप है। इसके बाद है आरएनए सीक्वेंसिंग। अगर आप आरएनए सेक की बात करो, आरएनए सीक्वेंसिंग की अगर बात करते हो, तो यह ट्रांसक्रिप्टोम होता है, मतलब स्नैपशॉट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ द सेल। तो ये आपका इंटरेक्शन नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि कितने ट्रांसक्रिप्ट हैं। और आपका जो लास्ट है वो है साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है ये आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का पता लगाता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का पता लगाता है, मतलब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन पता लगाता है, बट नॉट एट द जीनोम वाइड लेवल। यहाँ पे आपका जीनोम वाइड लेवल पे डीएनए और प्रोटीन इंटरेक्शन पता एक ही तरीके से लगाया जाता है, दैट इज अ चिप या चिप। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, thank you for watching this video. Share this video with your friend. Thank you.